चिंगहाईजुन रूम में चला गया। देखा मैडम लैन सो चुकी है। लेटकर उसने पीछे से बेबी बम्प में हाथ रखा। मुझसे पूछे बिना तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया लियांगहुआ? तुमने इतना बड़ा घोषणा मुझसे पूछे बगैर ही कर दी। माफ़ी चाहती हूँ, आप बाहर गए हुए थे, इसलिए मुझे लगा आपको परेशान नहीं करना चाहिए और सारी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। तुमने जो किया है, क्या तुम्हें उसका अंदाजा है भी? हाँ, कल के बाद आपका पत्नी यूशी हो जाएगी। वो रानी कहलाएगी, मैं रखेल कहलाऊंगी और मेरा बच्चा नाजायज़ कहलाएगा। चिंगहाईजुन को इतना बुरा लग रहा था कि उसके कहे बातें सच हो गया। यूशी को वो अपना लेगा, ये बात उसने बस डराने के लिए कहा था। लेकिन अब उसे बहुत दुख होने लगा। उसने धीरे वाइफ को अपने तरफ करके कस बाहों में भर लिया। यकीन करो, मैंने सारे शब्द डराने के लिए कहा था। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने के बारे में मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। कल के बाद मेरी जो पहचान होगी उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। आखिरी बार दिल में मौजूद एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कल कोई सभा नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे साथ खुश हूँ मैं। अगर खुश होते तो इतनी सारी रखेल नहीं रखते। अगर मैं संतुष्ट कर पाती तो दूसरों के पास नहीं जाते आप। मेरा यकीन करो लियांगहुआ, मैं वांगजी को भी वापस लाऊंगा। विंग को भी। विंग को वापस भेजने की कोशिश नहीं करूंगा। इस बार विद्यालय में उसका दाखिला करवाऊंगा। उसके लिए दक्षिण वालों से लड़ जाऊंगा। कल कोई सभा नहीं होगा। आपका दुख दर्द मुझे महसूस नहीं हो रही। आपका सपना पूरा होने जा रहे हैं जांगफू। कल के बाद हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। हमारा ये बच्चा हमारा नहीं बल्कि सिर्फ मेरी कहलाएंगे। आपने तो पहचान मिलने से पहले ही इससे पहचान छीन लिया। बेशक मुझ में ही कमी रही है, बेशक मुझ में ही खोट रही है। चिंगहाईजुन ने नज़र वाइफ की चेहरे पे किया। लियांगहुआ, हमने प्यार करके शादी किया था। आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस हाल में क्यों छोड़ूंगा? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं रहा? यकीन करो मेरा। याद है, मैं तुम्हें देखने के लिए हर शाम तुम्हारे गांव जाया करता था। भले ही हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन आंखों आंखों में इशारा करके हम खुश हो जाते थे। वांगजी चला गया, अब तुम्हारे बिना मैं। लियांगहुआ, तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी मेरे पास। आप इतना परेशान होने की दिखावा क्यों कर रहे हैं? दिखावा नहीं कर रहा, मैं सच में परेशान हूँ। तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे याद है, हमें प्यार हुआ था। आपको पाने के लिए मैं घर वालों के खिलाफ चली गई थी। फिर समझाया, वो मान गए। फिर कम उम्र में ही शादी कर ली। लगभग 15 की थी जब वांगजी को पैदा की। समझ नहीं था मुझ में। क्या तुम्हें पछतावा हो रही है? नहीं, अगर ये ज़िंदगी कोई और चुन कर देते तो शायद होती, लेकिन अब नहीं हो रही। प्यार पल भर में ही जाग और ख़त्म हो सकते हैं, है ना? तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या आपने नहीं कहा था मेरे लिए जो प्यार है वो पल भर में ही ख़त्म हो सकते हैं? झूठ है वो। तुम्हारे बिना मैं ज़िंदगी जीने का कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम कहीं नहीं जाओगी। लियांगहुआ, वो आएंगी। आंसू तो मैडम लैन की भी बह रही है। उसने धीरे हस्बैंड के हाथ को बेबी बम्प में रखा। चिंगहाईजुन को एहसास हुआ नवजात शिशु हलचल कर रहा है जबकि आंसू बह रही है। फिर भी मैडम लैन ने मुस्कुराया। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ। हमारे बीच इस बच्चे के लिए जो हुआ, क्या वो प्यार लुटाने के लिए हुआ था या प्यास बुझाने के लिए? बेशक प्यार की वजह से हुआ था, सवाल ही पैदा नहीं होता। शुक्रिया। अब मैं सोना चाहती हूँ, सो जाइए। फिर भी चिंगहाईजुन कहता रहा कि कल कोई सभा नहीं होगा। मैडम लैन पूरे जिंदगी उसका ही पत्नी बनकर रहेगी। अगले सुबह लोगों की धीमी धीमी बातें करने की आवाज़ से चिंगहाईजुन जागा। बाहर निकलकर देखा तो पता चला बड़े पांचों कबीले की महिलाएं वहां पहुंच चुका है, साथ ही कुछ कुल प्रमुख भी। अभी तो सूरज का चेहरा दिखना बाकी है, लेकिन सारे लोग पहुंच गए।
चिंगाईजुन को वाइफ की ख्याल आया। बिना किसी से बातें किए वो जल्दबाजी में वाइफ को ढूंढने लगा। उसे लगा था कबीला में मौजूद लोगों के बीच ही ये रीति होगा। वो ये भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी लियांगहुआ ने तो दूसरे कबीलों को भी बुला लिया। अब तो चाहकर भी चिंगाईजुन इस रीति को होने से रोक नहीं पाएगा। वो उस तरफ जाने लगा जिस तरफ अब सारे लोग जा रहे हैं। जाकर देखा घर के पीछे मौजूद आंगन के बीच मैडम लेन नहाने बैठी है। बड़े बड़े गमले में पानी तैयार किया जा रहा है। उनमें से एक सोने का है और दूसरा मिट्टी से बनी। सोने के गमले में खास पानी तैयार किया जा रहा है, जहाँ दूध, फूलों की पंखुड़ियाँ और इत्र मिलाया गया है। और मिट्टी की गमले में सिर्फ पानी, जो मैडम लेन के लिए है। सोने की गमले में तैयार किया गया पानी यूशी के लिए है। दरअसल एक त्यागा गया रानी से इसी तरह हर एक हक छीन लिया जाता है। शुरू होता है सादा पानी से नहलाकर। बस ये रस्म शुरू होने ही वाला है। यूशी के अलावा बाकी के रखेल मैडम लेन को नहलाएगी। मना करने के बाद भी लियांगहुआ ये करने वाली है। ये देखकर चिंगाईजुन को बहुत दुख हुआ। सारे कबीले को पता चल गया। अब वो चाहकर भी रोक नहीं सकता। वो धीरे धीरे करीब पहुंचा। गर्भवती पत्नी की ये हाल उसी के वजह से हुआ है। वाइफ की ये हाल देखकर वो अंदर से टूट ही गया। घुटने टेकते हुए उसने वाइफ के हाथ पे हाथ रखा। मना किया था ना, क्या करने जा रही हो तुम? मैंने पहले ही ये नज़ारा किसी और के साथ होते देखा है कुल प्रमुख। याद है आपको? एक बार पश्चिम राज्य के कुल प्रमुख ने एक रखेल को पत्नी चुना था। फिर जब यह रस्म किया गया तब वो इस तरह दुखी था जैसे उन्होंने पत्नी को नहीं बल्कि पत्नी ने उनको त्याग दिया हो। मैं मजाक नहीं कर रहा लियांगहुआ। उठो और चलो यहाँ से। मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है। आप कभी अपने बातों से पीछे नहीं हटते। आपने कहा था आप यूशी को अपनाएंगे और ये सच हुआ। आपको भी पता है अब आप इस रस्म को रोक नहीं सकते। नियम की किताब में लिखा है अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसे अनुसरण करना ही पड़ते हैं। इसे इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो आप हो या मैं। कुल प्रमुख लेन, आप वहाँ क्या बात कर रहे हैं? सूरज की रोशनी आंगन में पड़ने से पहले ये रस्म पूरा होना चाहिए। हट जाइए आप। आपको अभी उसकी नहीं, होने वाली नई पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। ये रस्म नहीं होगा लियांगहुआ। उठो और चलो मेरे साथ। बखेरा खरा मत कीजिए। आप मुझे त्याग चुके हैं। अगर आपने बखेरा खरा किया तो लोग मुझे और मेरे बच्चे को जीने नहीं देंगे। सारे लोग आ चुके हैं। अगर अभी रस्म तोड़ दिया गया तो हंगामा तो खरा होगा ही, साथ ही मैडम लेन की जीना भी मुश्किल हो जाएगी। ये सच है। साथ ही वो लोग नवजात नन्हे जान को भी नहीं छोड़ेंगे। न चाहते हुए भी चिंगाईजुन को पीछे हटना पड़ा। आज वो असहाय महसूस कर रहा है। आज वो चाहकर भी लियांगहुआ को नहीं बचा सकता। यही था उसका प्यार। उसने खुद वाइफ को नर्क में धकेला। अब बचाना चाहता है तो ये भी नहीं कर पाया। इमी और बाकी की रखेल मिलकर मैडम लेन को नहलाने लगी। माना जाता है ये फिसलते हुए पानी मैडम लेन के शरीर से चिंगाईजुन का रंग उतार देंगे। रखेलों को ही नहलाने दिया गया क्योंकि माना जाता है इस तरह रखेल रानी को अपने दल में शामिल कर रही है और इस तरह रानी अब रखेलों की दल का हिस्सा बन गई। मैडम लेन ने नज़र नीचे करके रखी। अब एक एक सवाल पूछा जाने लगी। क्या तुम मानती हो गलती तुम्हारी है? जी, गलती मेरी है। तुम एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, ये तुम्हें मानना होगा। मैं मानती हूँ मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। भूल जाओ कुल प्रमुख लेन कभी तुम्हारा जांगफू था। भूल जाओ कभी तुम उनकी पत्नी हुआ करती थी। अब से तुम एक रखेल हो। तुम्हारी कोख में पल रहे बच्चे नाजायज कहलाएंगे। अगर बेटा हुआ तो दास बनकर जिंदगी जिएगा और बेटी हुई तो रखेल बनकर। भूलना मत, आज से तुम एक रखेल हो। मैं अपना स्थान नहीं भूलूंगी। ये सब कहते हुए हर एक हक मैडम लेन से छीन लिया गया। मैडम लेन गर्दन झुकाकर खामोशी से आंसू बहाती रही। खरे खरे चिंगाईजुन के पैरों तले जमीन निकल गया। कुछ दिन पहले तक तो वाइफ के लिए रखेल और नवजात शिशु के लिए नाजायज शब्द वो डराने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और आज यही सारे शब्द दूसरे महिलाएं हक छीनने के लिए कर रही है। फिर यूशी को बगल में बिठाया गया और मैडम लेन खास तैयार किया गया पानी से यूशी को नहलाने लगी। तुम अपनी सारी चीजें होने वाली रानी को दे दो। अब मैडम लेन धीरे धीरे हाथ में पहन रहे 2 कंगन, एक अंगूठी, गले में पहन रहे एक माला, कान की झुमका सब उतार कर देने लगी। आखिर में बचा सिर्फ कपड़े। वो कपड़े क्यों रखा है तुमने? वो भी दो।
कुल प्रमुख लैन का एक भी चीज तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पेट में उनका बच्चा है, इसे तुम अपना खुशकिस्मत समझो। ये कपड़े उन्होंने नहीं दिया है, ये मैं अपने मायके से पहन कर आई थी। शर्म की बात है, तुम अपने जांफू को खुश नहीं कर पाई। आखिर उन्होंने तुम्हें क्यों त्याग दिया? कुछ कहना चाहोगी तुम? अब मैडम लैन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए नज़र लोगों की तरफ किया। यकीन कीजिए, मैंने एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश की। हर वक्त मैं यही सोचती रहती थी कि मैं उनको किस तरह खुश कर पाऊंगी। मैंने हर चीज़ में बेहतर बनने की कोशिश की। कोशिश तो की, लेकिन बन नहीं पाई। सच यही है, वो मुझसे खुश नहीं था। मुझे हर बार लगा मैं अपना बेहतर कर रही हूँ, लेकिन सच यही था, मैं बेहतर नहीं थी। मेरी प्यार में कमी रह गई। मुझ में बहुत बड़ा खोट है। आज जो हुआ वजह मैं खुद हूँ। आखिरकार मैडम लैन ने ये सच मान ही लिया कि उसकी प्यार में कमी थी और वो कभी हस्बैंड को खुश नहीं कर पाई। चिंगजुन बस नमी आंखों के साथ देखता रहा। अगर दूसरे कबीले वाले नहीं होते तो वो रोक लेता, लेकिन सभी कबीला मौजूद थे। जब भी किसी कबीले में ऐसा हुआ, राजा ने ये रीति पूरा किया। मानना ही पड़ता है, ये उसूल है, चिंगजुन को भी मानना ही पड़ेगा। तो तुम मानती हो गलती तुम्हारी ही है। अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई काम नहीं रही। बाद में दरबार में आ जाना। इमी को दुख हुआ। कल तक जिसे रानी समझकर सम्मान किया जा रहा था, आज उसके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। वो मैडम लैन को लेकर चली गई। इमी कपड़े बदलने में मदद करना चाहती थी, लेकिन मैडम लैन ने कही वो खुद कर लेगी, इमी चली जाए। इमी की जाने के बाद मैडम लैन बेबी बम्प पे हाथ रखकर इस तरह बैठ गई जैसे दर्द हो रही हो। उसे सांसें लेने में थोड़ा परेशानी होने लगी, फिर वो रोने लगी। सब कुछ दुख दर्द के वजह से हो रहा है। जिसने हक दिया उसी ने वापस सब छीन लिया। अब सब खो चुकी है वो। मना किया था ना मैंने, अब रो रही हो। आवाज़ सुनते ही मैडम लैन ने आंसू पोंछ ली। तो तुम अपने बारे में वो सब सोचती हो? तुम्हें लगता है मैं जो तारीफ करता हूँ वो झूठा है? गर्दन झुकाकर नज़र नीचे करने से कुछ नहीं होगा। तुम मुझसे दूर हो रही हो, मैंने दूर नहीं किया है तुम्हें। बेवजह मैडम लैन पे गुस्सा करके चिंगजुन निकल गया। कई घंटों बाद मैडम लैन को दरबार में मौजूद होने कहा गया। उसने देखा चिंगजुन भी तैयार हो गया है। चिंगजुन के पास यूशी बैठी है। मैडम लैन ने जाकर शुरू से लेकर कल परसों तक चिंगजुन ने उसे बड़े से लेकर छोटे तक जो कुछ भी दिया था सब यूशी को सौंप दी। ऐसे भी चीजें हैं जो हाथों में नहीं सौंप सकती, लेकिन शब्दों से सौंप सकती हो। साथ ही अब तुम्हारी पहचान क्या है, इस बारे में भी बताओ। कल तक मैं लैन कबीले की रानी हुआ करती थी, लेकिन आज से मैं यहाँ की रानी नहीं रही। आज से मेरा पहचान एक रखेल के रूप में होगी। वो कक्ष जहाँ मैं कुल प्रमुख के साथ रहती थी, अब वो मेरी नहीं रही। जिंगसी अब महोदया यूशी की है। कल तक जो मेरा जांफू था, आज से वो महोदया यूशी की है। कक्ष में मौजूद मेज, आईना, बिस्तर, हर एक गहने, कपड़े, हर चीज़ अब महोदया यूशी की है। आप दोनों साथ खुश रहे, बस यही चाहूँगी। हमेशा आप दोनों की खुशी और लंबे उम्र की कामना करूँगी। कुल प्रमुख, अगर मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आखिर में वो उस कपड़े और गहनों को यूशी के हाथों में सौंपने वाली थी जिसे चिंगजुन ने शादी की पहली रात तोहफे के रूप में दिया था। वो सौंप ही रही थी, लेकिन चिंगजुन ने हाथ पकड़ लिया। वो नहीं चाहता ये यूशी को मिले। मैं नहीं चाहता ये तुम किसी और को दो, ये तुम रख सकती हो। कुल प्रमुख, आप ऐसा नहीं कह सकते। हर चीज़ नई रानी को मिलनी चाहिए। मत दो लिया हुआ। सब कुछ तो आपने छीन लिया, हर हक तो आपने छीन कर यूशी को दे दिया। फिर ये कपड़े और गहनों का मैं क्या करूँगी? इज्जत ही नहीं रही, फिर कपड़े और गहने किस काम की? मैडम लैन ने चिंगजुन के हाथ में ही छोड़ दी। अब मैडम लैन के प्रति दूसरे कुल प्रमुखों का लालच दिखने लगा। दरअसल वो लोग आए ही इस काम के लिए है। कुल प्रमुख लैन, तुम्हारे त्यागे हुए पत्नी को हम भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। बिल्कुल, उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। बहुत कुछ गलत शब्द बोला गया। चिंगजुन ने मुट्ठी कस के गुस्से को गटक लिया। नहीं सुन पा रहा था वो अपने लियांग हुआ के लिए वो सारे शब्द। अगर अभी वांगजी होता
तो सबको सबक सिखाता, पिता को भी नहीं छोड़ता, ना ही किसी स्त्री को छोड़ता। बहुत कुछ सुनने के बाद मैडम लैन खुद की नए रूम में चली गई। चिंगहेंजुन को वही यूशी के पास बैठे रहना पड़ा। फिर घंटों बाद सब खत्म हुआ और चिंगहेंजुन मैडम लैन को ढूंढने लगा। मैडम लैन नहीं मिली, इसलिए वो पहले जिंगशी गया और लोगों के कहे बातों को याद करके मौजूद चीज़ों को तोड़ने लगा। आईना, फूलों की मटकी, जो भी है सब कुछ तोड़ दिया उसने। फिर खुद को शांत करके लियांगहुआ को ढूंढते हुए पहुंचा वो। देखा लियांगहुआ बिस्तर पे कपड़े बिछा रही है। रूम में सिर्फ एक बिस्तर और एक मेज है और कुछ नहीं। उसने जाकर पीछे से कस पकड़ के गले में चेहरा छुपा लिया। मैडम लैन खामोश रही। अच्छा जांगफू, मैं नहीं बन पाया। आज जो हुआ वजह मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आज जिसने भी तुम्हारे लिए गलत शब्द बोला है, एक दिन उन सबको भी माफ़ी मांगना होगा। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैडम लैन ने कोई जवाब नहीं दी, बस वो खामोश खड़ी रही। कुछ देर गले लगाए रहने के बाद चिंगहेंजुन बाहर चला गया। फिर मैडम लैन सो गई। चिंगहेंजुन देखने गया था बाहर से आए दूसरे कबीलों के सारे लोग जा चुके हैं या नहीं। घंटों बाद इमी जब मैडम लैन के लिए खाना लेकर पहुंची, देखा यूशी भी उसी तरफ आ रही है। इमी बस रूम के अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन वो रुक गई क्योंकि अंदर चिंगहेंजुन मौजूद है और वो कपड़े उतार रहा है। गर्दन झुकाकर वो तो खामोश रही, लेकिन यूशी ने आवाज़ लगाई, आप क्या कर रहे हैं? जैसी का हर चीज़ टूटा हुआ है। इमी, खाना पीना मेज में रख दो और तुम कक्ष में जाओ, कक्ष साफ कर लो। आप आए नहीं इसलिए मैं देखने चली आई। भूलो मत, यहाँ सिर्फ मेरा चलता है। तुम्हें रानी की जगह मिला है, राजा का नहीं। इमी, सुना नहीं? खाना रख दो। जी। इमी खाना रख कर निकल गई और चिंगहेंजुन ने दरवाजा यूशी की मुंह पे बंद कर दिया। इमी और यूशी डर गई। आज से पहले चिंगहेंजुन ने कभी इस तरह सलूक नहीं किया था। अंदर चिंगहेंजुन नींद में डूबे मैडम लैन की हाथ को लेकर चूमने लगा। बाहर इमी तो नहीं रही, लेकिन यूशी अभी भी है। वो दरवाजा खटखटाने लगी कि जांगफू, आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? उनका हालत तो देखिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? चिंगहेंजुन ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन यूशी कहे ही जा रही थी, इसलिए आखिर में चिंगहेंजुन ने दरवाजे पे जोर से लात मारा और यूशी डर के मारे तुरंत जिंगशी पहुंच गई। नहीं मतलब क्या चल रहा है? क्या कहूँ इस मर्द के लिए? बस एक ही बात कहना चाहूँगी, भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? अगले सुबह वांगजी ने नन्हे विंग और राइस बॉल खिलाया, फिर सफर शुरू किया। जांगफू, हम कहाँ जा रहे? बुरे जिंदगी से बहुत दूर, ताकि हम हमेशा साथ रहे, खुश रहे। कितना दूर? बहुत दूर। नहीं जानना, पैर दुखता है। नन्हे जान ने कहा, नहीं जाना, पैर दुखता है। वांगजी ने पीठ पे उठा लिया चीजों का वजन, साथ ही अब नन्हे विंग का भी। उसे नहीं पता इस तरह वो कितना दूर तक सफर कर पाएगा। मुझे बेच दोगी ना जांगफू? अगर बेचना ही होता तो गुसु शहर में ही बेच देता, इतना सफर क्यों करता? जांगफू तुम्हें लेकर बहुत दूर जा रहा है, सबसे दूर। क्या तुम खुश नहीं हो? यह कहते हुए नन्हे जान ने कोशिश करके गाल पे चूमा। बस करो बाओ, खामोश रहो। हमें लंबा सफर तय करना है, इसके लिए ताकत बचा कर रखना होगा। दूसरी तरफ जब मैडम लैन जागी, उसे बेबी बम्प पे किसी का हाथ और गले पे चेहरा महसूस हुआ। देखा कल तक जो उसका जांगफू हुआ करता था, वो वही सोया हुआ है। कुछ पल वो बिना किसी सोच के छत पे देखती रही। जिंदगी अब बेरंग लग रही है उसे। फिर धीरे चिंगहेंजुन के हाथ को हटाकर वो उठ गई। देखा टेबल पे खाना ढक कर रखा हुआ है, यानी कल जो खाना इमी मैडम लैन के लिए लेकर आई थी उसे खाया नहीं गया है। ना ही चिंगहेंजुन ने खाया और ना ही मैडम लैन ने, क्योंकि मैडम लैन तो जागी ही नहीं। मैडम लैन नहाकर उस रसोई में पहुंची जहां सबके लिए खाना बनाया जाता है। इमी और बाकी के लोग नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैडम लैन को देखते ही इमी ने करीब जाकर पकड़ ली। उसने कही, मैडम लैन यहाँ क्यों आई? ऐसे हालत में मैडम लैन को आराम करनी चाहिए। वो लोग सारे तैयारी कर लेंगे, बस मैडम लैन बैठकर देखे। हालत इतनी भी नाजुक नहीं है इमी, मैं हर काम कर सकती हूँ।
फिर भी हम हैं ना, आप बैठो। अगर तुम नहीं चाहती मैं भारी काम करूं तो कोई हल्का काम दे दो। ठीक है, आप यहाँ बैठो, मैं सब्जी लाती हूँ। आप वो बैठे बैठे साफ कर देना। घंटों बाद वहाँ चिंगहेंजुन का आवाज़ सुनाई दिया जो लियांगहुआ पुकार रहा है। आवाज़ सुनते ही सभी का नज़र दरवाजे की तरफ गया। आज से पहले तो चिंगहेंजुन ने कभी इस रसोई में कदम नहीं रखा। मैडम लैन धीरे खड़ी हो गई। बिना किसी पे नज़र किए बगैर चिंगहेंजुन सीधा लियांगहुआ के पास पहुंचा। लियांगहुआ, क्या हुआ? तुमने आज मेरे लिए पानी तैयार नहीं किया। रसोई में गया था, नाश्ता भी तैयार नहीं किया तुमने। आपके लिए ज़रूरी चीज़ों की तैयारी अब से महोदया करेंगे। आप उनसे पूछिए, उन्होंने तैयार की होगी। तुमने हर चीज़ उसे दे दी, जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती अब तुम? क्या मुझसे ऊब गई हो? तुम्हें पता है ना, मुझे हर चीज़ तुम्हारी हाथों की चाहिए। मैडम लैन गर्दन झुकाकर खामोश रही। चिंगहेंजुन को क्या पता मैडम लैन बहुत वफादार पत्नी है। जो हुआ उसका वजह तो वो खुद है। लियांगहुआ, इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकती तुम। अचानक तुमने सारी जिम्मेदारी यूशी को दे दी। कुल प्रमुख, आपको इनके सेहत पे भी गौर करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता इनको आराम की ज़रूरत है? बेबी बम पे नज़र करके चिंगहेंजुन शांत हो गया। वाइफ की चेहरा को ऊपर करके वो सहलाने लगा। अगर तुम आराम करना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो ना, पानी मैं खुद तैयार कर लूँगा। नरम से होठ पे चूम कर वो चला गया। जाकर वो बहुत मेहनत से पानी तैयार करने लगा। यूशी को तो पता ही नहीं है चिंगहेंजुन के लिए कब क्या तैयार करना है। जब उसने पानी तैयार करते हुए देखा तब जाके मदद की। फिर वो बेफिक्र होकर यहाँ से वहाँ मौसम का मजा लेते हुए टहलने लगी। जब एक दासी ने नाश्ता के बारे में याद दिलाया तब जाके वो नाश्ता तैयार करने लगी। लेकिन नाश्ता करने के लिए चिंगहेंजुन मैडम लैन के पास जाकर सबके साथ बैठ गया। लोग असहज महसूस करने लगे। सोच भी रहे थे कि उनको ये नाश्ता देना चाहिए या नहीं। लोग तो खाना मुंह में डालते डालते रुके और धीरे धीरे निवाला और चॉपस्टिक वापस बाउल पे रख दिया। इमी मैडम लैन को आंखों ही आंखों में इशारा करके पूछने लगी, आखिर देना चाहिए या नहीं? मैडम लैन ने भी आंखों से इशारा की, मुझे नहीं पता। फिर उसने नज़र झुका ली। चिंगहेंजुन वाइफ की चेहरे पे देखता रहा और मैडम लैन नज़र नीचे करके खामोश रही। वांग जी के खोज में जाना है। क्या मैं भूखा चला जाऊँ? आपके लिए महोदया ने बनाई है। आप गलत भोजन कक्ष में आ गए। चिंगहेंजुन तो बस लियांगहुआ के हाथों से खाना खाना चाहता था, चाहे जिसने भी बनाई हो। अगर खिलाती तो वो खा लेता, लेकिन अब वो बाहर निकल गया। फिर घंटों बाद जब मैडम लैन सबके साथ कपड़े धोने जा रही थी तब उसने यूशी को चिंगहेंजुन के पीछे भागते देखा। चिंगहेंजुन कुछ शिष्यों के साथ वांगजी को ढूंढने निकला है। उम्मीद है आज का पार्ट पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।